मीन्स जिसके हाथ में पहली बार क्लब होती है उसके हाथ में एवरी ईयर उसी के हाथ में क्लब होगी, लेकिन आगे जाके अगर असेसिंग ऑफिसर चेंज करना चाहता है तो कर सकता है। तो मैंने क्या बोला, एक बार जिसके हाथ में क्लब हो गई हर साल वो उसी के हाथ में क्लब होगी, लेकिन आगे जाके अगर असेसिंग ऑफिसर चेंज करना चाहता है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है तो उस केस में वो माइनर चाइल्ड जिस पेरेंट के पास में रहता है, जो उसको मेंटेन करते हैं, उस माइनर चाइल्ड की इनकम है वो उस पेरेंट के हाथ में क्लब हो जाएगी जो उसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद में एक और चीज समझना आप लोग कि देखो, अगर मान लो किसी माइनर चाइल्ड की स्किल एंड टैलेंट से इनकम हुई तो स्किल एंड टैलेंट से इनकम होगी वो माइनर चाइल्ड के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, क्लब नहीं होगी। लेकिन वो स्किल एंड टैलेंट से इनकम हुई थी, उसका बैंक में एफडी करा लिया या कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया और उस पे कुछ इनकम आया, उस पे कोई इंटरेस्ट वगैरह आया, तो उस पे जो इनकम आएगा, उस पे कोई इंटरेस्ट वगैरह आएगा, क्या वो किसके हाथ में क्लब होगा? राइट आंसर इज वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा। वो कोई स्किल एंड टैलेंट नहीं है, यहाँ पे कोई स्किल एंड टैलेंट नहीं है। मींस माइनर के स्किल एंड टैलेंट की वजह से जो इनकम आई थी वो तो माइनर के हाथ में टैक्सेबल हो गई थी। अब उसी इनकम को कहीं पे इन्वेस्ट किया और उस पे जो इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट जो आया उसमें कोई माइनर का कोई भी स्किल एंड टैलेंट नहीं है, उसमें तो बैंक का स्किल एंड टैलेंट है, तो वो इनकम है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगी। उसके बाद में एक और चीज समझना, यहाँ पे चाइल्ड का मतलब होता है आपका लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड है या फिर आपका स्टेप चाइल्ड है, तो वो भी चाइल्ड में आ जाएगा। लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड है या फिर तुम्हारा स्टेप चाइल्ड है, वो भी तुम्हारे चाइल्ड की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब एक सेक्शन होती है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप कोई भी असेट है वो अपने स्पाउस को ट्रांसफर करते हो, मींस कोई भी इंडिविजुअल ने कोई भी असेट अपने स्पाउस को ट्रांसफर की है, या तो विदाउट कंसिडरेशन या इनएडुकेट कंसिडरेशन से। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब होता है फ्री में ट्रांसफर की, इनएडुकेट कंसिडरेशन का मतलब होता है कम पैसे में ट्रांसफर की। तो बेटा उस असेट से स्पाउस को जो भी इनकम होगी ना, वो इनकम रिसीव तो स्पाउस को होगी, बट उस पर टैक्स इंडिविजुअल भरेगा। So if any individual transfer any asset to the spouse for without consideration or inadequate consideration, तो उस asset पे जो भी इनकम होगी वो इनकम रिसीव तो स्पाउस को होगी, लेकिन उस पे टैक्स है वो टैक्स ट्रांसफरर भरेगा, इंडिविजुअल है वो टैक्स भरेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। लेकिन इसमें एक चीज समझना, यहां पे क्लबिंग तभी होगा ना जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग द असेट एज वेल एज एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग द इनकम। जब असेट ट्रांसफर किया था उस टाइम पे हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए, और जब इनकम हो रही है उस टाइम पे हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर दोनों टाइम पे हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो ही क्लबिंग होगा, अदरवाइज क्लबिंग नहीं होगा। एक और चीज समझना, अगर असेट ट्रांसफर की जाती है इन द कनेक्शन ऑफ लीव अपार्ट, कनेक्शन ऑफ लीव अपार्ट का मतलब क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ आपस में ये अरेंजमेंट करते हैं कि हम अलग अलग रहेंगे। डाइवोर्स नहीं हो रहा है, वो आपस में बोल रहे हैं हम अलग अलग रहेंगे, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तू मेरा मुंह नहीं देखेगी, अलग अलग रहेंगे। तो उस केस में अगर उस टाइम पे ट्रांसफर किया जाता है तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे, उस टाइम पे ट्रांसफर किया जा रहा है तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे। अब एक और चीज समझना, आपको सेक्शन 27 याद रहेगी हाउस प्रॉपर्टी की, उसमें मैंने डीम्ड ओनर वाला कंसेप्ट बताया था कि जिसमें अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, मींस हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, या फिर अगर आप माइनर चाइल्ड को अदर देन माइनर मैरिड डॉटर को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो सीधा सेक्शन 27 ही लग जाएगा और आप ऐसे भी डीम्ड ओनर माने जाओगे और इनकम आपके हाथ में ही टैक्सेबल होगी। तो मैंने क्या बोला, आप अपने स्पाउस को या फिर माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो विदाउट कंसिडरेशन और इनएडुकेट कंसिडरेशन से, तो आप उसके डीम्ड ओनर माने जाते हो और ऐसे भी जो इनकम है वो आप ही के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 6। ये सेक्शन ये बोलती है कि आप अगर कोई भी असेट अपने सन्स वाइफ को ट्रांसफर करते हो, सन्स वाइफ का मतलब होता है बहू, कोई भी असेट आप अपने सन्स वाइफ को ट्रांसफर करते हो तो उसपे जो इनकम होगी ना वो मिलेगी तो सन्स वाइफ को, लेकिन उस पे टैक्स है वो आपको भरना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन कि भैया जिस टाइम पे असेट ट्रांसफर की थी उस टाइम पे और जिस टाइम पे इनकम हुई उन दोनों टाइम पे आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो मींस फादर मदर इन लॉ एंड लाइक डॉटर इन लॉ का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए जब असेट ट्रांसफर की थी तब भी और जब उस पे इनकम हो रही है तब भी। उसके बाद में एक सेक्शन होती है 65 64 का सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर आपका 7 एंड 8 होता है। वो ये बोलता है कि अगर आप कोई भी असेट किसी और पर्सन को ट्रांसफर करते हो विदाउट कंसिडरेशन या इनएडुकेट कंसिडरेशन से और उससे बेनिफिट मिलने वाला है आपके स्पाउस को या आपके सन्स वाइफ को,
आप असेट किसी भी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हो और उससे अगर आपके सन्स वाइफ को या आपके स्पाउस को बेनिफिट मिलने वाला है, तो बेटा उस असेट से जितना बेनिफिट आपके स्पाउस या सन्स वाइफ को मिलने वाला है ना, जो इनकम वगैरह आ रही है, वो मिल तो रही है एनी अदर पर्सन को, बट वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगी, वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई पर्सन है कोई भी असेट ट्रांसफर करता है किसी भी पर्सन को फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ या फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, तो जो भी इनकम हो रही है उस असेट पे, वो इनकम रिसीव तो एनी अदर पर्सन को हो रही है, बट वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट आता है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2। ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर मान लो मेरा किसी भी पर्सन का, मेरा मेरे रिलेटिव्स को मिला के किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस कंसर्न से मेरी वाइफ को कुछ रेम्यूनरेशन मिल रहा है, मींस किसी इंडिविजुअल का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस कंसर्न से स्पाउस को कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो रेम्यूनरेशन मिलेगा तो स्पाउस को, बट वो टैक्सेबल हो जाएगा इंडिविजुअल के हाथ में। नाउ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, या तो आपका या आपके रिलेटिव का मिलके, रिलेटिव में कौन कौन आएगा, स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। अगर आपका या आपके रिलेटिव का मिलके किसी भी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना, या तो 20% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग होना या 20% और मोर का पीएसआर होना, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो देखो, अगर मेरा किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस कंसर्न से मेरी स्पाउस को कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, मेरी स्पाउस को कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो रेम्यूनरेशन मिलेगा तो मेरी स्पाउस को, बट वो टैक्सेबल मेरे हाथ में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, लॉ मेकर्स का मानना ये है कि जब मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब मेरी वहां पे चलती है, उसकी वजह से मेरे स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो दैट हैज टू बी टैक्सेबल इन माय हैंड, वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन बेटा इसमें एक एक्सेप्शन है कि मान लो मेरी जो स्पाउस है उसमें कुछ प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, मींस उसमें प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है और उसकी वजह से रेम्यूनरेशन मिल रहा है, देन क्लबिंग नहीं होगा। अगर उसकी वजह से रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो लॉजिकली फिर क्लबिंग नहीं होगा, मतलब उसका उसकी वजह से, उसकी काबिलियत की वजह से उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो उस केस में कोई भी क्लबिंग नहीं होगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसका रिलेटिव के साथ में मिलके अगर किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस कंसर्न से आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो रेम्यूनरेशन में, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, कमीशन, बोनस सब करके, ठीक है, अगर वो रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन बेटा वो स्पाउस के हाथ में ही टैक्सेबल होगा अगर स्पाउस में कोई टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और उसकी वजह से रेम्यूनरेशन मिल रहा है। सो इन सिंपल वर्ड बताऊं, अगर स्पाउस है ना एकदम अब्बा जब्बा डब्बा है, जब उसको कुछ भी नहीं आता और उसको कुछ रेम्यूनरेशन वगैरह मिल रहा है, देन उस केस में वो इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल होगा। बट अगर वो प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखती है तो उस केस में उसी के हाथ में वो रेम्यूनरेशन टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज समझना, सर अगर मान लो ऐसा हो गया कि लाइक मेरा किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है अलोंग विथ माय रिलेटिव, मेरी स्पाउस का भी उसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है अलोंग विथ रिलेटिव। अब हुआ क्या, वाइफ को भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है और मेरे को भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है और दोनों में कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, दोनों में कोई टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अब रेम्यूनरेशन किसके हाथ में किसका क्लब होगा? तो देखो, हस्बैंड और वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है अलोंग विद द रिलेटिव। अब एक बात समझना, और दोनों को ही रेम्यूनरेशन मिल रहा है और दोनों में किसी का भी प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर इसमें किसकी जो रेम्यूनरेशन किसके हाथ में क्लब होगी? तो यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं आपको देखना पड़ेगा अदर इनकम किसकी ज्यादा है। जो अदर इनकम है वो अदर इनकम किसकी ज्यादा है? अगर अदर इनकम मान लो हस्बैंड की ज्यादा है तो वाइफ को जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा। लेकिन अगर अदर इनकम वाइफ की ज्यादा है तो उस केस में जो हस्बैंड को रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो वाइफ के हाथ में क्लब हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक सेक्शन होती है सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या बोलती है पता है? कि अगर आपने किसी को असेट ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर दिया, किसी को असेट ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर दिया, तो वो इनकम आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगा, वो उस पर्सन के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मेरी बैंक में एक एफडी है, मैंने बैंक को बोला कि इस पे जो भी इंटरेस्ट आएगा ना वो इंटरेस्ट मेरे फ्रेंड के बच्चे को दे दो करके, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट उसको दे दिया, तो मैंने यहाँ पे इनकम ट्रांसफर की है, असेट ट्रांसफर नहीं किया, तो वो इनकम मेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगा, उस बच्चे के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद एक सेक्शन 61 होता है, दैट इज द रिवोकेबल ट्रांसफर, और 62 होता है, दैट इज द इररिवोकेबल ट्रांसफर। अब एक चीज समझना, एक कंसेप्ट आता है रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है कि कोई भी असेट आप किसी को ट्रांसफर करते हो, किसी को आप देते हो एज अ विदाउट कंसिडरेशन, इनएडुकेट कंसिडरेशन से, और है ना आपके पास पावर है कि आप उसको वापस रिवोक कर सकते हो, मींस उस असेट को आप वापस ले सकते हो।
जैसे मैंने कोई असेट है वो आपको दी और आपको बोला कि चलो ये असेट आप यूज करिए, 10 साल तक यूज करिए, 10 साल के बाद वापस मुझे दे दीजिएगा, तो इट इज कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफर। तो इस पर्टिकुलर केस में जो 10 साल है ना, 10 साल के लिए मैंने आपको दिया, ये 10 साल तक उस असेट से जो इनकम आएगी ना, वो इनकम मेरे हाथ में क्लब होगी, आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, वो मेरे हाथ में क्लब होगी। तो इन सिंपल वर्ड बता दूं, अगर कोई रिवोकेबल ट्रांसफर है तो रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में जो भी इनकम होती है उस असेट से इनकम है वो ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर इररिवोकेबल ट्रांसफर है, इररिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है मैंने किसी को असेट दे दी, बोला चल तेरी ही है, इररिवोकेबल ट्रांसफर है, तो उस केस में जो भी उस असेट से इनकम होगी वो ऑब्वियसली उस ट्रांसफरी के हाथ में टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक बात समझना, मैंने मान लो किसी पर्सन को असेट ट्रांसफर की, मान लो मेरे फ्रेंड को असेट ट्रांसफर की, और मैंने बोला कि जब तक तू जिंदा है ना ये असेट तेरी है, तेरे मरने के बाद ये असेट वापस मेरी है, जब तक तू जिंदा है ये असेट तेरी है, तेरे मरने के बाद ये असेट मेरी है। तो ये रिवोकेबल है या इररिवोकेबल? ये रिवोकेबल है, क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ डेथ पर्सन वो असेट मेरी हो जाएगी। लॉ मेकर्स बोलते हैं तो भी इसको इररिवोकेबल माने जाएंगे, और उस पे जब तक वो जिंदा है उस पे जो भी इनकम आएगी वो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी, मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। तो देखो वापस से बोल रहा हूं, रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में ट्रांसफरर के हाथ में इनकम टैक्सेबल होती है, इररिवोकेबल के केस में ट्रांसफरी के हाथ में इनकम टैक्सेबल होती है। बट ध्यान रखना, अगर रिवोकेबल है ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी और बेनिफिशियरी, इन दैट केस इसको इररिवोकेबल ही माना जाएगा, और जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो इनकम उस ट्रांसफरी के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। अब एक चीज समझना, अगर कोई इंडिविजुअल है वो अपने एचयूएफ को कोई एसेट ट्रांसफर कर देता है विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से, तो जो भी उस पे जो इनकम है ना, वो इनकम रिसीव तो एचयूएफ को मिलेगी होगी, लेकिन उस पे टैक्स इंडिविजुअल भरेगा। तो मैंने कोई एसेट है मेरे एचयूएफ को ट्रांसफर कर दी, तो उस पे जो भी इनकम होगी वो इनकम मिलेगी तो एचयूएफ को, लेकिन उस पे टैक्स है वो मैं भरूंगा। अब एक बात समझना, एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, और उस असेट में से जो मेरे को असेट मिलेगी उस पे जो इनकम आएगी उस पे तो मैं ही टैक्स भरूंगा। पार्टीशन के बाद जो मेरी स्पाउस को असेट मिली, जो मैंने ट्रांसफर की थी ओरिजिनल असेट एचयूएफ को, उसमें से जो मेरे स्पाउस को शेयर मिला, वो स्पाउस को जो शेयर मिला ना उस पे जो इनकम आएगी उस इनकम पे मुझे ही टैक्स भरना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो, अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ को असेट ट्रांसफर करता है तो उस पे जो इनकम होगी वो मिलेगी तो एचयूएफ को, बट वो टैक्सेबल होगी उस इंडिविजुअल के हाथ में। अब एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है, पार्टीशन के बाद में जो भी असेट मुझे मिलती है एज वेल एज मेरे स्पाउस को मिलती है, उस पे जो भी इनकम होगी उस पे टैक्स है वो मुझे भरना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, मैं यहाँ पे आपको क्लबिंग ऑफ इनकम बता रहा हूं, सर इनकम में क्या लॉस भी आ जाएगा? आंसर इज यस, इनकम इंक्लूड द लॉस ऑल्सो। तो अगर मान लो मैंने कोई असेट है मेरी वाइफ को ट्रांसफर की थी और उसने उसको बेच दिया, उस पे लॉस हुआ, तो क्या लॉस भी क्लब होता है? आंसर इज यस, इनकम इंक्लूड द लॉस, बिकॉज लॉस इज अ नेगेटिव इनकम, तो ऑब्वियसली लॉस है वो लॉस भी क्लब हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो वो असेट का फॉर्म चेंज हो गया, जैसे मैंने मेरी वाइफ को ट्रांसफर किया था, पैसा पैसा गिफ्ट किया था, अब वाइफ ने क्या किया, उस पैसे से कुछ शेयर खरीद लिए, तो क्या शेयर पे जो इनकम होगी वो भी मेरे हाथ में क्लब होगी? आंसर इज यस, वो भी मेरे हाथ में क्लब होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज समझना, मान लो मैंने मेरी वाइफ को 10 लाख ट्रांसफर किया था, उस 10 लाख पे 1 लाख का इंटरेस्ट आया, तो टोटल 11 लाख हो गया। अब ये 1 लाख का जो इंटरेस्ट आया वो मेरे हाथ में क्लब हो चुका है, मिस इनकम क्लब हो चुकी है 1 लाख, 1 लाख पे टैक्स मैं भरूंगा। अब एक बात समझना, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, मेरी वाइफ ने टोटल 11 लाख का एफडी बनाया, और 11 लाख का एफडी बनाया, उस पे जो इंटरेस्ट आया वो 1,10,000 आया, मींस 10 लाख पे 1 लाख आया एंड 1 लाख पे 10,000 आया। तो जो इनकम मेरे हाथ में क्लब हो चुकी है उस पे वापस इनकम आई, दैट इज कॉल्ड एक्रिएटेड इनकम। तो क्या वो भी मेरे हाथ में क्लब होगी? क्या आंसर इज नो, वो मेरे हाथ में क्लब नहीं होगी। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी इनकम हो जाती है, वो इनकम अगर क्लब हो चुकी है तो उस इनकम पे वापस इनकम होगी, वो क्लब नहीं होगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन तभी लगते हैं जब आप किसी को असेट ट्रांसफर करते हैं या तो लो कंसिडरेशन से या फिर विदाउट कंसिडरेशन, मींस कोई भी कंसिडरेशन नहीं है तो यहाँ पे इनकम क्लब होती है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैंने मेरी वाइफ को असेट ट्रांसफर की है, वाइफ क्या करती है, प्यार करती है मुझसे बहुत ज्यादा, और प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो क्या लव एंड अफेक्शन कैन बी अ कंसिडरेशन और नॉट? यहाँ पे कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट बोलती है कि लव एंड अफेक्शन मे बी अ कंसिडरेशन बट इट इज नॉट एडिक्वेट कंसिडरेशन। ध्यान रखना, प्यार जो है वो एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, और वहां पे क्लबिंग हो जाएगा। अब एक कंसेप्ट आता है दैट इज द क्रॉस ट्रांसफर। अब ये क्रॉस ट्रांसफर क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए एक बंदा है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स अगर कोई असेट उसकी वाइफ को, खुद की वाइफ मिसेज एक्स को ट्रांसफर करता तो क्लबिंग हो जाता। इसने दिमाग लगाया, मिस्टर एक्स ने असेट ट्रांसफर की मिसेज वाई को, एंड मिस्टर वाई ने असेट ट्रांसफर की
मिसेस एक्स को, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ट्रांसफर। तो यहां पे ध्यान रखना, जब भी क्रॉस ट्रांसफर होता है ना तो क्लबिंग होगा। क्लबिंग कैसे होगा पता है आपको? क्लबिंग कैसे करना है कि जैसे इसने इसको असेट ट्रांसफर की है, वो मान लो 12 लाख की है, और इसने इसको असेट ट्रांसफर की है दैट इज द 8 लाख की है। अब आपको क्या करना है, इनमें जो असेट का मैचिंग अमाउंट ढूंढना है। मैचिंग अमाउंट मींस लोअर अमाउंट। सो लोअर अमाउंट कितना है, तो मैं बताऊं 8 लाख और 12 लाख में से लोअर कितना है, 8 लाख है। तो 8 लाख पे इसको कितना इंटरेस्ट मिला, 48,000। तो 48,000 उसके हस्बैंड के हाथ में क्लब कर दो। और इधर 12 लाख पे इंटरेस्ट 72,000 है, बट बेटा 8 लाख पे प्रोपोर्शनेट इनकम कितना होगा, 48,000। तो 48,000 है वो मिस्टर वाई के हाथ में क्लब हो जाएगा। तो जब भी क्रॉस ट्रांसफर होता है तो क्रॉस ट्रांसफर के केस में आपको क्या करने का कि देखो बड़ा लॉजिकल है ना। देखो मिस्टर एक्स ने इधर कितना ट्रांसफर किया, 12 लाख, और यहां पे मिस्टर वाई ने कितना ट्रांसफर किया, 8 लाख। अब आप समझने की कोशिश करना। हाँ, पहली चीज तो यहां पे मिस्टर वाई ने 8 लाख ट्रांसफर किया और मिस्टर एक्स ने इसको 12 लाख ट्रांसफर किया। समझने की कोशिश करना, मिस्टर एक्स ने यहां 12 लाख ट्रांसफर किया है, तो एक बात बताओ, उसकी वजह से उसकी वाइफ को कितना बेनिफिट मिला? तो मैं बताऊं इसने 12 लाख ट्रांसफर किया बट उसकी वाइफ को तो 8 लाख ही मिला। तो इस 8 लाख पे बेनिफिट उसकी वाइफ को कितना हुआ, 48,000। तो 48,000 मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब कर लो। अब एक चीज समझो, दूसरा एक वाला एग्जांपल इधर देखो, यहां मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई ने कितना ट्रांसफर किया, मिस्टर वाई ने 8 लाख ट्रांसफर किया। अब मिस्टर वाई की वाइफ को कितना मिला, 12 लाख मिला। बट एक बात बताओ, 12 लाख मिला है बट मिस्टर वाई ने कितना ट्रांसफर किया था, 8 लाख ही किया था। तो उसकी वाइफ को उसने जितना ट्रांसफर किया उसकी वजह से उसकी वाइफ को कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, ऑब्वियसली 8 लाख पे मिलना चाहिए। सो 48,000 है वो यहाँ पे क्लब हो जाएगा। सिंपली आप समझने के लिए एक काम करना, जब भी ऐसा क्रॉस गिफ्ट होता है तो आपको लोअर अमाउंट आइडेंटिफाई करना है कि क्रॉस गिफ्ट में लोअर वाला अमाउंट कितना है, और वो लोअर वाले अमाउंट पे दोनों को कितना इनकम हुआ वो दोनों के हस्बैंड के हाथ में ऐसे आप क्लब कर देंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है कि जब भी आप अपने स्पाउस को या सन्स वाइफ को कोई भी गिफ्ट देते हैं या लाइक असेट ट्रांसफर करते हैं और आगे वाले ने उसको अगर बिजनेस में लगा दिया, आपने उनको गिफ्ट दिया या असेट है वो असेट गिफ्ट दी और आगे वाले ने उसको बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस का इनकम तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो क्या प्रॉफिट भी क्लब होगा या नहीं? आंसर इज यस, प्रॉफिट भी क्लब होगा। लेकिन एक चीज समझना, प्रॉफिट क्लब तभी होता है उस साल का अगर उसके ओपनिंग कैपिटल में आपका गिफ्ट वाला अमाउंट जुड़ा हुआ है। मींस वॉट एवर गिफ्ट यू हैव मेड, अगर वो ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ है तो उस साल का प्रॉफिट क्लब होगा, अदरवाइज उस साल का प्रॉफिट क्लब नहीं होगा। ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है 1 अप्रैल का कैपिटल, या फिर मान लो बिजनेस ही चालू किया है इन बिटवीन द ईयर। फॉर एन एग्जाम्पल, बिजनेस इज स्टार्टेड ऑन द 10th जुलाई, तो 10th जुलाई को अगर गिफ्ट कर दिया तो 10th जुलाई को गिफ्ट किया तो वो ओपनिंग कैपिटल में है बिकॉज बिजनेस स्टार्टेड ऑन 10 जुलाई, और 10 जुलाई को गिफ्ट किया तो वो ओपनिंग कैपिटल में है। यस, तो आंसर उस ईयर का प्रॉफिट है वो क्लब हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आप अपने स्पाउस को कोई भी गिफ्ट करते हो पैसा या असेट, तो उस साल का पीजीबीपी का जो इनकम है मतलब बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो क्लब तभी होता है जब आपने जो गिफ्ट किया अमाउंट है वो ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ है। जैसे आप यहां पे देखोगे कि जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि यहां पे कैपिटल एज ऑन 1/4/2020 7 लाख था। अब यहां पे हस्बैंड ने गिफ्ट किया वो 10th अप्रैल को किया है 3 लाख। सो हस्बैंड ने जब 10th अप्रैल को गिफ्ट किया तो क्या मैं ऐसा बोलूं ओपनिंग कैपिटल में नहीं जुड़ा हुआ? ओपनिंग कैपिटल है वो तो आपका 7 लाख था ना, 7 लाख में ये 3 लाख थोड़ी जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ। तो इस साल का प्रॉफिट क्लब नहीं होगा। मींस इस साल का प्रॉफिट फॉर एन एग्जांपल यहाँ टोटल 10 लाख हुआ, इस साल का प्रॉफिट है वो 4 लाख है, 4 लाख क्लब नहीं होगा। 4 लाख है वो हस्बैंड के हाथ में क्लब नहीं होगा बिकॉज इस साल की ओपनिंग कैपिटल में नहीं जुड़ा हुआ। यहां पे आपका प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 आएगा। ये 2021 का जो 4 लाख प्रॉफिट है ये क्लब हस्बैंड के हाथ में नहीं होगा क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल में आपका गिफ्टेड अमाउंट जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन एक बात समझना, अगले साल का ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया, 14 लाख। अब ये 14 लाख में तो 3 लाख जुड़ा हुआ है नहीं? आंसर इज यस, इसमें जुड़ा हुआ है। अब ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ है तो अब क्लबिंग होगा या नहीं होगा? अब मान लो यहां पे प्रॉफिट हुआ 6,30,000 का अगले साल। सो अगले साल जब 6,30,000 का प्रॉफिट हुआ तो क्लब होगा? आंसर इज यस। कैसे क्लब होगा हस्बैंड के हाथ में? कि 630 का प्रॉफिट हुआ है, ये ओपनिंग कैपिटल 14 लाख पे, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल 14 लाख था उस पे 630 का प्रॉफिट हुआ, उसमें हस्बैंड का गिफ्टेड अमाउंट कितना था, 3 लाख। तो प्रोपोर्शनेट 3 लाख का कितना आया, 1,35,000 आया। तो ये 1,35,000 है, ये प्रॉफिट हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा और बाकी वाले प्रॉफिट पे जो वाइफ है वही टैक्स भरेगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। एंड बाकी वाला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 कि अगर आपने कोई भी
इनकम क्लब कर दी एक बार, तो उस इनकम पे वापस कोई भी इनकम होगी तो वो क्लब नहीं होगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, दैट इज द क्लबिंग वाला टॉपिक। एक दो बार इसको आप सुनोगे और उसके साथ में आप क्वेश्चन करोगे, आपकी सब चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी करके, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। और बाकी भाई लोगों, देखो इंटरमीडिएट का रिजल्ट है वो आने वाला है इन द एंड ऑफ द फेब, और इंटर का जो रिजल्ट आएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इनकम टैक्स जो है आपके फर्स्ट ग्रुप की मैं बात करूं, इनकम टैक्स है वो ऑब्वियसली डिफिकल्ट पेपर में आता है। क्योंकि आप किसी से भी पूछोगे ना फ्रेंड से, तो वो बोलेगा यार सब पेपर पास हो जाए, इनकम टैक्स होना चाहिए, बिकॉज इनकम टैक्स में जीएसटी का सपोर्ट रहता है आपका 40 मार्क्स का, बट इनकम टैक्स में भी आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे अगर आपको पास होना है तो जस्ट टेक इट सीरियसली। और जो भी आईसीआई के एमटीपी आरटीपी वगैरह आएंगे उसको आपको ढंग से देखना है करके, ठीक है। और साथ साथ में आप पढ़ते रहो, खुश रह के पढ़ो करके, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वो आप पढ़ो, और साथ साथ में जो भी लाइक क्वेश्चंस वगैरह है वो क्वेश्चंस आप ट्राई करो, क्योंकि जितने आप क्वेश्चंस बनाओगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाना, ऐसा मत करना लास्ट में जाते जाते कि वो टिक मारने लग जाओ कैसे, चलो ये कराया हुआ है ये आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आप हाथ से जितना घिसोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता करके, ठीक है। प्रैक्टिस है वो आपको करते रहना है, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर।